हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से स्टडी करते हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रह तथा उपग्रहों की गति यानी कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इस पर मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ और ये आपका दूसरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 1, वो है आपका केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ये कई बार पूछा गया है कि जो केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों केपलर ने जो है टोटल 3 नियम दिए थे ग्रहों की गति से संबंधित। ठीक है, ग्रह यानी जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में पृथ्वी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी गति से रिलेटेड इन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, और वो 3 नियम कौन कौन से हैं तो चलिए उनको हम वन बाई वन समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करके दोस्तों हमने मान लिया कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमने अर्थ मान ली, ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसको हमने अर्थ मान लिया क्योंकि अर्थ ही तो हमारी एक ग्रह है, यानी कि एक हमारा क्या है, प्लेनेट्स है। अर्थ एक प्लेनेट्स ही तो है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये हमारा अर्थ सपोज करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसे मैंने सूर्य मान लिया, ये रहा मेरा, ये मैंने सूर्य मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सूर्य मान लिया। तो पहले नियम में पता है क्या बोला गया? पहले नियम में ये बोला गया है कि अगर कोई भी ग्रह जैसे सपोज करके अर्थ, ये अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, देखिए ये चक्कर लगाएगा तो इस तरीके से लगाएगा, इस तरीके से चक्कर लगाएगा ये। ठीक है, तो अगर हमारा जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार अगर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य जो होगा वो पता है कहाँ स्थित होगा? वो इस दीर्घ वृत्ताकार जो आपका कक्षा है ना, ये जो ये जो आपका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, देख लीजिए ये वाला। ठीक है ना, तो इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की जो आपकी दीर्घ अक्ष होगी, ये वाली, ये जो दीर्घ अक्ष है, ठीक है, उसके फोकस पर ये स्थित होगा। ये इसका यहाँ पे फोकस होता है, ये यहाँ पे क्या है, फोकस है। क्या है दोस्तों, ये हमारा फोकस है। इस नियम में ये बोला गया था। ठीक है, तो पहला नियम समझ में आ गया होगा। पहले नियम में ये कहा गया था कि अगर कोई भी हमारा ग्रह, जैसे सपोज करके हमने अर्थ मान लिया, ठीक है, अगर ये सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है, जैसे ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर अगर ये चक्कर लगा रहा है इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, तो जो हमारा सूर्य होगा वो कहाँ स्थित होगा? इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के, ठीक है, दीर्घ अक्ष के जो फोकस है उस पर स्थित होगा। ठीक है, तो सूर्य हमारा कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। तो ये पहला नियम था, इसमें आप लिख लेना। ठीक है, मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और फिर इसकी जो थ्योरी होगी वो मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना। राइट, तो ये हमारा पहला नियम था। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या है। ठीक है, तो हम इतना तो समझ गए कि जो हमारा सूर्य होता है वो हमारा कहाँ होता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के यहाँ पे फोकस में स्थित होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। इसको थोड़ा सा मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ठीक है, ये सबको पता है दीर्घ अक्ष होती है, ये सबको पता है लघु अक्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सन है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये सन है इस तरीके से। ठीक है, और हमारा यहाँ पे अर्थ जो है वो चक्कर लगा रहा है। ये क्या है, हमारा ग्रह है जिसको हमने एग्जाम्पल के रूप में अर्थ माना है। ठीक है, तो अब दूसरे नियम में पता है क्या बोला गया है? दूसरे नियम में ये कहा गया है कि जैसे सपोज करके हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो अर्थ है वो मान लीजिए कुछ टाइम पहले यहाँ पे था। ठीक है, जैसे सपोज करके मैंने ए पॉइंट माना, अगर ये ए पॉइंट पे था हमारा अर्थ, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि ये टी समय बाद हमारा बी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, बी पॉइंट पे, तो इस अर्थ ने कितना क्षेत्रफल कवर कर लिया? तो हम इसको देखिए यहाँ से निकालेंगे कितना क्षेत्रफल कवर कर लिया इसने। इसने इतना क्षेत्रफल कवर किया। ठीक है, ये वाला इतना क्षेत्रफल इसने कवर कर लिया टी टाइम में। ठीक है, और अगर हम सपोज करके ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ घूमते 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 सपोज करके इसी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मैंने इसको सी पॉइंट बोल दिया, और फिर मैं मानता हूँ कि ये अर्थ फिर से टी टाइम में, उसी टी टाइम में दोस्तों जिस टी टाइम में हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लाया है, ठीक है, उसी टी टाइम में अगर हमारा अर्थ मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है सी से डी तक, तो जो ये क्षेत्रफल पार करेगी ना, मतलब जितना ये एरिया यहाँ से कवर करेगी, वो एरिया जो होगा ना वो इसी एरिया के बराबर होगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि टाइम सेम होना चाहिए। जितना टाइम यहाँ आपने दिया इस अर्थ को यहाँ से यहाँ तक आने में, उतना ही टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक भी देना है अर्थ को आने में। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे ये एरिया बराबर होगा, लेकिन नियम में क्या लिखोगे? तो दूसरा नियम जो है दोस्तों ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, ये देखिए, किसी भी ग्रह को जो सूर्य से मिलाने वाली रेखा होती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसका ये मतलब है। वैसे थ्योरी हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप लोग अर्थ को क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं जब वो चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो हमने माना कि अगर ये ए से बी तक टी टाइम में
पहुंच गई अर्थ हमारी, यहाँ दी अर्थ, फिर अर्थ हमारी यहाँ आ गई, ठीक है। तो इसने कितना क्षेत्रफल पार किया, तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे और ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सपोज मैं इसको ओ मान लेता हूँ, तो एरिया ओ ए बी, अगर मैं इस एरिया को ले लूँ ओ ए बी को, तो ये बराबर होगा उसी टी टाइम में यहाँ पे भी किसके बराबर होगा, ओ सी डी के, ठीक है, ओ सी डी के। तो ये हमारा जो है दूसरा नियम होता है, ठीक है। इसे हम किसका, इसको दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं या क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। और जो पहला नियम था उसको दोस्तों हम लोग जो पहला नियम था उसको हम लोग कक्षा का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रथम नियम जो होता है वो कक्षा का नियम कहलाता है, एंड जो दूसरा नियम होता है वो क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो तीसरा नियम है वो क्या है। तो तीसरे नियम में ये कहा गया था, देखिए फिर से मैं फिगर बनाता हूँ वही। तीसरे नियम में ये कहा गया था, देखिए ये इसका दीर्घ अक्ष हो गया, ये लघु अक्ष हो गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमारा ये सन हो गया और ये हमारा यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक है। तो तीसरे नियम में ये बोला गया था कि जब ये अर्थ जो होगी क्या कर रही होगी, सूर्य के चारों ओर इस तरीके से परिक्रमण काल कर रही होगी या परिक्रमा दे रही होगी या घूम रही होगी, जो भी आप कहना चाहें, तो उसका जो परिक्रमण काल होगा, मतलब जो समय उसको लगेगा ना ये चक्कर पूरा करने में, ठीक है, अगर हम उसका जो है स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी जो आपकी लघु अक्ष है जिसको हम ए लिखते हैं उसके तृतीय घात के। ये इसका तीसरा नियम है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि जो ये अर्थ है ना जो कि घूम रही है हमारे सूरज के चारों ओर, ठीक है, तो इसका अगर हम परिक्रमण काल का वर्क करते हैं, मतलब चक्कर लगाने में जो इसको समय लगा है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो आपने यहाँ पे ये बनाया था ना दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा आपने बनाई थी इसकी जो लघु अक्ष होगी, देखिए ये आप सब जानते हैं कि ये लघु अक्ष होती है जिसकी वैल्यू ए है, और ये होती है दीर्घ अक्ष जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2a। तो ए और ए हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पूरी की पूरी होती है 2a, ठीक है ना। तो जो इसको पूरा घूमने में टाइम लगा टी, उसका जो स्क्वायर होएगा वो समानुपाती होएगा किसके, जो इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा का जो लघु अक्ष है यानी स्मॉल ए जो है उसके तृतीय घात के, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पर पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये भी हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो ये तीन नियम थे दोस्तों, और आई होप तीनों के तीन आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी थ्योरी आप बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले नियम में ये कहा गया था कि अगर कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो जो हमारा सूर्य होगा ना वो इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के यहाँ पे फोकस पर क्या होगा, स्थित होगा, ठीक है। दूसरे नियम में ये कहा गया था कि अगर हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से, या अर्थ की जगह आप ग्रह भी यूज कर सकते हो क्योंकि अर्थ भी तो एक ग्रह है ना। तो दूसरे नियम में ये कहा गया था कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है ना, तो जो ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा होती है वो समान समय में जो है समान क्षेत्रफल पार करती है, ठीक है। अगर आपकी 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गई तो जितना वो एरिया कवर करेगी उतना ही 2 सेकंड आप उसको कहीं पर भी आगे बढ़ा दीजिए उतना ही एरिया कवर करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 सेकंड वो यहाँ से यहाँ तक चली तो इतना क्षेत्रफल उसने पार किया, यहाँ से यहाँ तक भी वो 2 सेकंड चली तो इतना क्षेत्रफल पार करेगी। अगर मान लीजिए अर्थ को आप यहाँ से यहाँ पर चला रहे हो तो यहाँ पर भी वो जितना 2 सेकंड में एरिया पार करेगी वो बराबर ही होगा, ठीक है। ये इसमें कहा गया था। और तीसरे नियम में ये कहा गया था कि जो हमारा अर्थ है यानी जो ग्रह है वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो चक्कर लगाने में उसको समय लगा है, ठीक है, जो उसका परिक्रमण काल है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लघु अक्ष की 3 घात के, ठीक है, यानी उस पर 3 घात लगा कर, ठीक है। तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, ए पर पावर 3/2, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये 3 नियम थे। अब चलिए मैं इनकी थ्योरी थोड़ा सा शो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। वैसे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो एक बार आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी देख लीजिए। तो ये दोस्तों थोड़ा सा इनकी थ्योरी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला नियम था जिसमें देखिए दिखाया गया है कि इस नियम को कक्षाओं का नियम भी हम लोग कहते हैं, और जिसके अनुसार क्या कहा गया कि प्रत्येक ग्रह, ठीक है, प्रत्येक ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है इस तरीके से, ठीक है, और जो सूर्य होता है वो इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये पहला नियम था। दूसरे नियम में क्या कहा गया था, देखिए दूसरे नियम में कहा गया कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है, किसी भी ग्रह को, हमने एक ग्रह मान लिया, ये सूर्य से मिलाने वाली रेखा मतलब ये वाली, ठीक है, ये जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। देखिए डेल्टा टी समय में हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लाया तो ये इसने इतना क्षेत्रफल पार किया, और उसी डेल्टा टी समय में अगर हम सी से इसको डी तक लाएंगे तो वो उतना ही क्षेत्रफल पार करेगी, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि जो हमारा क्षेत्रफल है एस बी ए, देखिए क्या क्या है, ये हमने इसको एस माना
तो एस बी ए ये जितना एरिया होगा वो बराबर होगा एस सी डी या एस डी सी के, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रूविंग कुछ नहीं लिखनी होती है आपको, नियम आते हैं तो आपको केवल नियम लिखना होता है, चित्र बनाना होता है, इतना करना होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा जो तीसरा नियम होता है वो क्या है। तो देखिए ये हमारा तीसरा नियम का थ्योरी है, इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, ठीक है। तो तीसरे नियम को हम दोस्तों परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और बोला है कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो मैंने वही बताया था आपको, जैसे ये आपकी अर्थ है और अगर ये घूम रही है इस तरीके से, तो जो इसका परिक्रमण काल होगा यानी कि जो टी होगा, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी लघु अक्ष की। तो लघु अक्ष ए होती है तो ए के तृतीय घात के समानुपाती होगा, यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पर पावर 3/2, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप नोट कर लेना, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। इसमें बहुत डिटेलिंग कंटेंट लिखा है तो उस पर फोकस नहीं करेंगे हम, जो मेन चीज़ें उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये थ्योरी भी आप लोगों ने लिख ली होगी। चलिए अब आगे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, और एक छोटा सा डेरिवेशन है भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है दोस्तों जो कि आपको याद करनी है और इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन है कि उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, ठीक है। क्या क्या बोला है, उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ सैटेलाइट आप कह सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो जो हमारा उपग्रह होगा उसका कक्षीय वेग क्या होगा, यानी हमारा यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि जब उपग्रह अपनी कक्षा में क्या कर रहा हो, घूम रहा हो, तो वो जिस वेग से घूमेगा वो उसका कक्षीय वेग हो जाएगा, ठीक है। तो उपग्रह घूमेगा कैसे और किसके चारों ओर घूमता है, तो आपको पता है कि उपग्रह हम किसको कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर घूमता है। तो ग्रह सपोज करके हम मान लेते हैं कि हमारी ये अर्थ है, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा एक ग्रह ही तो है, ठीक है, एक प्लेनेट ही तो है। तो हमने ये अर्थ मान लिया। अब इस अर्थ के चारों ओर हमारा कोई उपग्रह घूम रहा है, ये छोटा सा उपग्रह है जिसको मैंने मान लिया, सपोज इसका मास स्मॉल m है। तो अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, देखिए इस तरीके से इस अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये किस वेग से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूमेगा तो किसी ना किसी वेग से तो घूमेगा। तो हम जो वेग लेते हैं वो बी नॉट लेते हैं, ठीक है। जिस वेग से घूमते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ओ से ऑर्बिटल और बी से वेलोसिटी, ठीक है। तो उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है उसको हम बी ओ से लिखते हैं, या बी नॉट आप कह सकते हो, ठीक है। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर, ठीक है, ये हमारा ग्रह है, तो ग्रह के चारों ओर जो हमारा ये उपग्रह रहेगा वो जिस वेग से घूमेगा अपनी कक्षा में उसको हम कहेंगे उपग्रह का कक्षीय वेग। और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है बी नॉट इज इक्वल टू रूट के अंदर जी एम ई बटे आर, ठीक है। ये जी सबको पता होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। एम ई क्या है, तो इस पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है ना, इसका मास है, और इसकी जो रेडियस है वो है क्या, आर, सॉरी इसको ले लो आप आर ई, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा यहाँ पे उपग्रह है तो वो दोस्तों पृथ्वी की सतह से एच हाइट पर है, ठीक है, इसको मैं एच हाइट पर मान लेता हूँ। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो आपकी आर ही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हमारा जो उपग्रह है वो केंद्र से कितने दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा होता है स्मॉल आर। तो ये आपका वही है, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह तक की दूरी है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और एम जो है वो पृथ्वी का मास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका उपग्रह का कक्षीय वेग होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इतनी होती है, ये आपको याद रखना है। ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जब उपग्रह अपनी कक्षा में घूम रहा हो तो वो कम से कम इतने वेग से घूमे, ठीक है, कितना है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी वो कवर करेगा, तभी वो घूम पाएगा अपनी कक्षा में, वरना वो पृथ्वी पे आके गिर जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसको हम लगभग में 8 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अब अगर आप अपनी एक बार पलक भी झपकाते ना तब भी ये आपका 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय कर चुका होगा, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इतने जो है वेग से घूमना चाहिए आपका जो सैटेलाइट है वो, वरना वो फिर क्या होगा, अर्थ पर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों उपग्रह का कक्षीय वेग। डेफिनेशन समझ में आई गई होगी। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, जो उपग्रह होता है वो किसी भी ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में जिस वेग से घूमता है उसको कहेंगे उसका कक्षीय वेग, ठीक है। तो इसकी अब मैं थ्योरी बता देता हूँ, वो आप लोग नोट कर लो। चलिए, तो ये इसकी थ्योरी है, देखिए छोटी सी थ्योरी है, आपको लिख लेना है। तो बोला है कि उपग्रह का कक्षीय वेग, ठीक है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, और किसका, उपग्रह का, यानी कि सैटेलाइट का। तो आप लोग यहाँ से लिख लो, लिखा है जब कोई उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर जिस वेग से अपनी कक्षा में गति करता है उसका कक्षीय वेग कहलाता है। ये डायग्राम है, मैंने साफ सुथरा वहाँ पे बना दिया था, ये मत बनाइएगा, ठीक है। और फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया था, तो वो आप लिख लो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते दोस्तों हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है उसकी ओर।
चलिए अब दोस्तों आपका सेकंड डेफिनेशन होता है उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे उपग्रह का कक्षीय वेग समझा था, जब वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो वो किस वेग से घूम रहा है, वो उसका कक्षीय वेग है। ठीक है, अब हमें समझना है कि उसका परिक्रमण काल क्या होगा। परिक्रमण काल का मतलब ये है कि ये जो आपका उपग्रह होगा वो किसी भी ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है। ठीक है, तो जो वो टाइम ले रहा है, ठीक है, जो वो टाइम स्पेंड करेगा वो हो जाएगा उसका परिक्रमण काल। ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और बटे में आपको वेलोसिटी पता चल जाए, आप लोग क्या करोगे, निकाल लोगे। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल आप निकाल सकते हो ना। तो आपको दूरी कैसे पता चलेगी, दूरी के लिए आप क्या करो, ये पूरी की पूरी परिधि निकाल दो और आपको वेलोसिटी पता है ये वाली, तो इससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जो आपका टाइम आएगा उसको हम टी से लिखते हैं, हालांकि फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आता कैसे थोड़ा ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, और दूरी मतलब एक चक्कर पूरा करेगा तो परिधि के बराबर करेगा, यानी 2πr, और केंद्र से दूरी कितनी है उपग्रह की, r, जो कि मैंने यहाँ बताई थी, तो ये r हो जाएगा। ठीक है, और बटे में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये हो जाएगी उसकी कितनी, रूट के अंदर कैपिटल GME एंड बटे में स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमारा t बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2πr, तो आगे हो जाएगा, इस r को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा और बटे में कर दूं GME, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर को आगे ले जा रहा हूँ, तो जब सॉरी आर को अंदर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, यानी 2π स्क्वायर जाएगा, आर पहले से है तो आर क्यू हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा GME। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे GME की वैल्यू कर सकते हैं। देखिए हमने स्मॉल g बराबर पढ़ा था कैपिटल GME बटे में RE का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे GME की वैल्यू चाहिए, तो मैं GRE का स्क्वायर कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए RE एंड बटे में इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं कर सकता हूँ G कैपिटल RE का स्क्वायर। आप लोगों को दिख रहा है जी, ठीक है दिख रहा है। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं, बाहर हमारा 2π रहेगा एंड ये t। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा r था ना, मतलब अर्थ के सेंटर से उपग्रह तक की जो दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो हमारी r थी। ये r वैसे किस किस चीज़ का सम है आप बता सकते हो, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या एंड प्लस में पृथ्वी के सरफेस से यहाँ से उपग्रह तक की जो ऊंचाई थी वो है ये h। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा r के बराबर आ जाएगा, यानी RE प्लस h जो है हमारा r के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2π ब्रैकेट के अंदर जहाँ r है वहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या एंड कितनी ऊंचाई पर वो पृथ्वी से है वो कर देंगे, और q कर देंगे। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा GRE का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम करेंगे, क्या करेंगे, एच हम जानते हैं कि ये क्या है, एच है हमारी पृथ्वी की सतह से हमारा उपग्रह कितने ऊपर है ना, यही तो एच है हमारा। तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम इस उपग्रह को बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर मान लें तो फिर ये एच जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने वाले, एच को क्या कर लेंगे, जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो फिर ये हमारा आ जाएगा RE का क्यू एंड बटे में क्या हो जाएगा GRE का स्क्वायर। इतना हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 घात से ये 2 तो कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2π एंड ब्रैकेट के अंदर ऊपर बचेगा RE एंड बटे में बचेगा G, और ये बराबर में हो जाएगा T के बराबर। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा डेराइव होके आता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था। आपको टाइम चाहिए था कि वो एक जब पूरा चक्कर पूरा करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना आएगा, 2πr के बराबर। r हमें पता है, ठीक है, पृथ्वी की रेडियस और प्लस में जो एच हाइट पर वो है वो जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना किया, बटे में वेलोसिटी हमें पता ही थी वो करा, फिर इसको हमने आर को ऊपर पहुँचा दिया, ये नीचे ही रह गया, एंड इसके बाद इसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे, तो हमारा GRE का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, जो हमारा R था उसकी जगह हमने RE प्लस H रख दिया। ठीक है, और फिर सॉल्व कर दिया, H को हमने जीरो कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमने इस कंडीशन में ये माना कि अगर हमारा जो सैटेलाइट है वो अगर अर्थ की सरफेस पे आ जाए तो फिर ये जो H है वो तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमने इसको जीरो मान लिया और फिर सॉल्व कर दिया तो हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपको परिक्रमण काल याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसकी अगर आप थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी भी है इसकी, वैसे वही थ्योरी है जो मैंने बताई है कि किसी भी उपग्रह को किसी ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में या उसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो होगा उसका परिक्रमण काल। ठीक है, तो ये टी आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है,
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ आपको दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जो ये आ रही है पृथ्वी की त्रिज्या है, अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या रख दोगे और जी की वैल्यू रख दोगे तो पता है आपके पास टी कितना निकल करके आएगा? टी आपके पास निकल करके आएगा 84.6 मिनट। यानी कि किसी भी उपग्रह को पृथ्वी का एक जो चक्कर है वो पूरा करने में कितना समय लगता है? 84.6 मिनट। ये भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जी का वैल्यू सबको पता होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर रेडियस की बात करें यानी पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें आर ई की, तो आर ई होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और जी होता है दोस्तों कितना आपका 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रख लेना, सॉल्व कर लेना, आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, वन लीनियर क्वेश्चन है। चलिए तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा थ्योरी। तो ये दोस्तों थ्योरी आपको इतनी नोट करनी है और पूरा जो डेरिवेशन है वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो इतनी थ्योरी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब आपको आगे समझना है कि उपग्रह की ऊर्जा कितनी होती है और उपग्रह की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, उपग्रह की ऊर्जा का मतलब यहाँ पर कहने का ये है सीधा सा कि जब हमारा कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा, जैसे ये आपका उपग्रह है और ये ग्रह है, जब इस तरीके से चक्कर लगा रहा होगा तो इस उपग्रह के पास कितनी एनर्जी होगी? ठीक है, टोटल एनर्जी इसके पास कितनी होगी? जितनी एनर्जी होगी वो उसकी कुल ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो ये ऊर्जा कितनी होती है हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा सैटेलाइट है यानी जो ये हमारा उपग्रह है, पहले तो ये अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट पर है, एच हाइट पर है, तो यानी इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, समझ रहे हो? और दूसरी बात, ये हमारा बी नॉट वेलोसिटी जिसको हमने कहा था उपग्रह का कक्षीय वेग, उससे घूम रहा है, तो यानी इसके पास गतिज ऊर्जा भी होगी। तो दोनों ऊर्जाएं अगर हम निकाल लें और जोड़ दें तो कुल ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दोस्तों कि इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमारी होती है दोस्तों 1/2 एम बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एम। ठीक है, ये उसका मास है। और वेग क्या हो जाएगा? ये वाला जो कि अभी हम निकाल करके बताए थे आपको, रूट के अंदर कितना होता है? जी एम ई बटे में आर, और इसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए तो ये निकल करके पता है कितना आएगा? 1/2 स्मॉल एम कैपिटल जी एम ई बटे में आर आ जाएगा। तो ये इसकी होती है दोस्तों क्या चीज़? स्थितिज ऊर्जा, सॉरी गतिज ऊर्जा है ना, स्थितिज नहीं गतिज, ये हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, इतनी होती है इसके पास क्या? गतिज ऊर्जा। अब हम ये निकाल लें कि इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसके पास यू, वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है दोस्तों, वो होती है आपके पास माइनस, ठीक है, कैपिटल जी M1 M2 बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पे आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर। ये इसके पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको इतना दोस्तों याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब M1 एंड M2 क्या है, R क्या है, तो ये ध्यान रखो। देखो माइनस जी, M1 है, आप किसी एक का मास ले लीजिए। ठीक है ना, या तो इसको M1 कह रहे हो तो इसको M2 कह लेना। तो M1 है इसका, तो इसको स्मॉल m हो जाएगा। M2 अगर पृथ्वी का मार रहे हो तो वो हो जाएगा क्या? कैपिटल एम ई। और आर होता है दोनों के बीच की दूरी, आर क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे रख लेंगे, सेंटर से जो है वो दूरी होती है। तो इस जब अर्थ, ये अर्थ है ना हमारा, तो अर्थ की जब सेंटर से लेंगे यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यानी अगर हमारा उपग्रह यहाँ है मान लीजिए, तो ये दूरी जो स्मॉल आर होगी, ठीक है, तो वो बटे में ही रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये इसके पास इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो ये देखिए वैल्यू दोनों की दोनों सेम है, बस ये हमारी आधी है और ये पूरी है, ये माइनस में है। तो जब हम आधे में से घटा देंगे कितना? 1, तो हमारा माइनस का आधा बचेगा, यानी माइनस का 1/2 एम जी एम ई और बटे में स्मॉल आर। तो उपग्रह के पास दोस्तों कुल ऊर्जा इतनी होती है। कितनी होती है? माइनस का 1/2 स्मॉल एम जी कैपिटल एम ई बटे में आर। ठीक है, 1/2 तो कांस्टेंट है, स्मॉल एम क्या है? ये उपग्रह का क्या है? मास है। कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एंड एम ई है पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर है पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह तक की दूरी। ठीक है, तो ये इतनी ऊर्जा होती है दोस्तों किसके पास? उपग्रह के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि उपग्रह की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। तो ध्यान रखो, जब हमारा उपग्रह जो होगा वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा, तो हम ये देखते हैं कि हम इस उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दें दोस्तों, ताकि ये यहाँ से क्या चला जाए? अनंत में चला जाए, अपनी कक्षा को छोड़ करके कहाँ चला जाए? अनंत में चला जाए। कितनी हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी इसको? तो जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है वही हमारी बंधन ऊर्जा होती है। ध्यान रखो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब भी कोई हमारा उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, तो हम ये देखेंगे कि हम इस उपग्रह को कितनी ऊर्जा दे दें कि ये हमारा जो
उपग्रह है वो अपनी कक्षा छोड़ करके अनंत में चला जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब ये अनंत में जाएगा तो इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यानी हमें इसकी एनर्जी जीरो करनी है। तो जीरो इसकी एनर्जी कब होगी? अभी इसके पास एनर्जी इतनी है, अब इस एनर्जी को कर देना है जीरो। तो जीरो कब होगा? जब हम इतनी ही वैल्यू पॉजिटिव दे दें, क्योंकि ये इतनी माइनस की है। अगर हम प्लस की 1/2 स्मॉल एम कैपिटल जी एम ई बटे में आर दे देंगे, इतनी एनर्जी इसको, ठीक है। अभी तो इतनी एनर्जी इस उपग्रह के पास है, अगर इतनी प्लस की और हम दे दें एक्स्ट्रा में तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी और ये चला जाएगा अनंत में, ठीक है ना। तो इतनी जो एनर्जी है ये हमारी हो जाएगी बंधन ऊर्जा। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बंधन ऊर्जा हमारा क्या होता है। अब इसकी आप लोग डेफिनेशन जल्दी से नोट कर लो। देखिए दोस्तों, ये है आपका उपग्रह की बंधन ऊर्जा। तो ये आप लिख सकते हो कि किसी भी उपग्रह को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह अपनी कक्षा को छोड़ करके अनंत में चला जाता है, उसे उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो हमने कितनी ऊर्जा दी? देखिए उपग्रह के पास जो कुल एनर्जी होती है वो इतनी होती है, ठीक है। तो अब अनंत में जाने के लिए उसको एनर्जी करनी है जीरो। तो जीरो कब होगी? जब हम इतनी ही एनर्जी प्लस साइन के साथ दे दें, क्योंकि ये माइनस की है। तो हमने प्लस साइन के साथ इतनी एनर्जी और दे दी तो टोटल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। तो जो हमारे पास बंधन ऊर्जा आ गई वो हो जाएगी इतनी एनर्जी, ठीक है। समझ रहे हो? इसी को और डिस्क्राइब करके लिख दिया है यहाँ पे। जो हमारा आर होता है वो पृथ्वी की रेडियस और पृथ्वी की सतह से हमारा सैटेलाइट कितना ऊपर है, उन दोनों का योग होता है ना। देखिए जैसे हमारा ये अर्थ है, तो ये अर्थ की क्या हो जाएगी? रेडियस। और अगर यहाँ से हमारा एच हाइट पर यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, तो आर दो चीज़ों का योग होता है ना, एच प्लस आर ई। तो आर की जगह हमने एच प्लस आर ई तो कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आप लिख लेना। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है पलायन ऊर्जा और पलायन वेग क्या होता है। चलिए तो उसको समझाते हैं हम। चलिए तो अब समझेंगे दोस्तों हम लोग पलायन वेग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा पलायन वेग क्या होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं, जिसका मास मैंने एम मान लिया, ठीक है। तो इस एम मास की जो बॉडी है दोस्तों, उसको हम किस वेग से फेंकें कि ये हमारा जो है पृथ्वी की सतह, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार करके कहाँ पे चला जाए? अनंत में चला जाए। हम इसको किस वेग से फेंके ऊपर की ओर, ताकि ये क्या करे? पृथ्वी की सतह से क्या करे? ऊपर की ओर चला जाए, ठीक है। या हम कह सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ दे पृथ्वी के, ठीक है। और कहाँ पे चला जाए दोस्तों? ये हमारा चला जाए अनंत पे। तो हम इसको किस वेग से फेंकेंगे ऊपर की ओर, ताकि ये हमारा जाए कहाँ चला जाए? ये हमारा दोस्तों अनंत में चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्वीय छोड़ करके, ठीक है। तो कहाँ चला जाए? हमारा अनंत पर चला जाए। और हमने इसको किस वेग से फेंका होगा पृथ्वी की सतह से? तो वो वेग हमारा हो जाएगा पलायन वेग। पलायन ऊर्जा का दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला होता है, आपको नोट करना होगा, और ये होता है इसका पलायन वेग। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको नोट कर लेने, ठीक है। ये देखिए ये इसका डेफिनेशन है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है पलायन ऊर्जा और पलायन वेग में कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी एक सेकंड, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को या पिंड को किसी भी ग्रह की सतह से फेंका जाए, तो वह वस्तु या फिर जिसको हम ग्रह भी बोल सकते हैं, वो क्या करे? वह वस्तु या फिर पिंड जो है वो ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अनंत में चला जाए तब तथा कभी वापस लौट कर ना आए, पलायन वेग कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं बी ई से, और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो वो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। कहाँ चली गई? ये है देखिए पलायन वेग, ये इसका पलायन वेग होता है, ये इसका पलायन ऊर्जा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं हमारा पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, जो कि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो पलायन वेग का फॉर्मूला आप ये याद रखना कि ये पलायन वेग का फॉर्मूला होता है, और पलायन जो हमारा जो कक्षीय वेग होता है वो पहले बता चुका था, बी नॉट, ठीक है। तो बी नॉट एंड हमारा बी ई में क्या संबंध होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो अब हम दोस्तों इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कक्षीय वेग और हमारा पलायन वेग। कक्षीय वेग हमारा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और पलायन वेग होता है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, जो कि अभी अभी मैंने आपको डिफाइन करे थे। तो बी नॉट के बारे में और हमारा जो बी ई है, इनके रिलेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो बी नॉट का फॉर्मूला जो है मैं आपको बता चुका हूँ, कितना होता है? रूट के अंदर जी एम ई बटे में आर ई। और जो हमारा बी ई यानी कि हमारा एस्केप वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर 2 GME बटे में आर ई। इन दोनों के बीच रिलेशन हमें निकालना, तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और आपस में इनको डिवाइड कर दो। तो मैं इनको आपस में इस तरीके से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो डिवाइड करने पर देखिए मेरे पास क्या आएगा? बी नॉट बी ई इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा? ये तो रूट के अंदर GME बटे में आर ई रहेगा ऊपर, ठीक है। एंड बटे में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू में GME बटे में आर ई। तो अब ये इससे तो गया, ये तो इससे गया, यहाँ पे क्या बच गया?
यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा बी नॉट, ठीक है, बी नॉट और बट्टे में बी ई आ जाएगा एंड इज इक्वल टू, अब ये पहुँच जाएगा ऊपर हमारा √2 एंड बट्टे में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक सेकंड ये मिस्टेक हो गया, ये हमारा 1/√2 रहेगा ना, सॉरी। तो यहाँ से हमारा जो बी ई निकल करके आएगा वो √2, बी ई निकल करके आएगा √2 एंड ये बी नॉट, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है दोनों में और ये आपको तैयार करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एस्केप वेलोसिटी और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो लगभग यहाँ पे फिनिश हुए हैं। अगर आपको ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी तैयार करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो भी आप लोग तैयार करना और इसकी थ्योरी आप खुद से ढूंढना, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो आप लोग खुद से ढूंढना कि ब्लैक होल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन थे आज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कक्षीय वेग, पलायन वेग में संबंध, पलायन ऊर्जा, पलायन वेग, उपग्रह की ऊर्जा, उपग्रह का बंधन ऊर्जा, उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह का कक्षीय वेग एंड जो हमने 3 नियम पढ़े थे यहाँ पे वो आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम तीनों के तीनों, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द हम जो हमारे अगले लेक्चर आएंगे उनमें, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों ये अब जो हमारे बाद के लेक्चर्स बचे हुए हैं उनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों फिर आगे होता है क्या। थैंक यू।